आप सभी लॉ स्टूडेंट का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग हमारे इस वीडियो की थंबनेल में देख चुके होंगे, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों के समक्ष मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं। अगर आप एमपी एडीपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आने वाले समय में एमपी एडीपीओ की वैकेंसी आने वाली है 2026 तक मध्य प्रदेश में। मोटर व्हीकल एक्ट आता तो माइनर एक्ट में है, लेकिन एक मेजर एक्ट को कवर करता है, क्योंकि इसमें 14 अध्याय है और 217 ए धाराएं हैं और 2 अनुसूची हैं, जिसमें पहली अनुसूची बताती है कि साइन चिन्ह के बारे में और दूसरी अनुसूची को रिपील कर दिया गया है 1 सितंबर 2019 से। और इसमें जो मेन संशोधन हुए हैं एक 2019 का संशोधन है और एक 2023 का संशोधन है, और इसका एक्ट नंबर है 59। आप अगर एडीपीओ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको 32 एक्ट है आपके सिलेबस में एडीपीओ की, तो उनके एक्ट नंबर, उनका पूरा नाम, जैसे मोटर व्हीकल एक्ट 1988, इसका एक्ट नंबर 59 है, और कब सहमति मिली और कब लागू डेट, यह तो आपको याद करना ही है सबसे पहले। और इसका आने का उद्देश्य क्या था, यानी कि इसकी प्रस्तावना भी याद करना है, और कितने चैप्टर, कितनी धाराएं हैं, और कौन सा चैप्टर कहां से कहां तक चलता है। यह सब आपको सबसे पहले उस एक्ट को आप जब शुरुआत करते हो तो यही देखना है, क्योंकि 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं इस प्रकार। चलिए अब हम देख लेते हैं कि जो इसको सहमति मिली थी राष्ट्रपति की, कब मिली थी। 14 अक्टूबर 1988 को सहमति मिली और लागू हुआ था 1 जुलाई 1989 को, यानी कि जब आप स्कूल जाते हो तब लागू किया गया था। इसका एक्ट नंबर तो हम आपको बता ही चुके हैं, 59 है। इस प्रकार आप याद कर लीजिए, मोटर व्हीकल एक्ट है, हमारी गाड़ी का एक्ट नंबर 59 है, तो आपको भूलेगा भी नहीं, लेकिन एग्जाम में बनना चाहिए। अगर मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का एक्ट नंबर पूछा जाता है, एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। और अगर आपको कोई भी इंक्वायरी चाहिए एडीपीओ को लेकर, किसी सब्जेक्ट को लेकर, क्या पढ़ें क्या छोड़ें, सबसे महत्वपूर्ण तो यही हो जाता है किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। और आपको अपने नोट्स कैसे बनाने हैं, आप हमसे कॉल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर मिल जाएगा। अगर आपको कोचिंग की तैयारी करनी है तो हम आपको उसके बारे में भी बता देंगे। चलिए अब हम सबसे पहले देखते हैं कि किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 अधिनियमित किया गया। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 लाने का उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य था मोटर यानों से संबंधित विधि का समेकन करने के लिए और उन्हें संशोधन करने के लिए, यह इसका उद्देश्य था। इसलिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। इसके बाद दूसरा, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 वर्गीकृत किया गया है। यह वर्गीकृत किया गया है 14 चैप्टर में, 2 अनुसूची में, 217 धाराएं। इसीलिए आप ए ऑप्शन लगाइए,
इसका हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इसके बाद तीसरा, जैसे मोटर यान अधिनियम 1988 लिखा है, अब हम आपको इसको एमबी एक्ट 1988 रीड करेंगे। तीसरा, एमबी एक्ट 1988 के अंतर्गत मोटर यानों के ड्राइवर का लाइसेंस उपबंधित है। ड्राइवर लाइसेंस उपबंधित है चैप्टर 2 में, और 3 में है कंडक्टर लाइसेंस, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा, एमबी एक्ट 1988 के अंतर्गत मोटर यानों का रजिस्ट्रेशन उपबंधित किया गया है। 2 में तो ड्राइवर लाइसेंस है, 3 में कंडक्टर लाइसेंस है, और 4 में रजिस्ट्रेशन के बारे में उपबंध किया गया है, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही होगा। 5वां, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अंतर्गत राज्य परिवहन उपक्रम के बारे में विशेष उपबंध का प्रावधान किया गया है। विशेष उपबंध का प्रावधान किया गया है चैप्टर 6 में, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 6वां, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अंतर्गत यातायात का कंट्रोल उपबंधित है। अध्याय 8 में यातायात के कंट्रोल के बारे में बताया गया है। 7 में बताया गया है निर्माण के बारे में, 9 में आयात निर्यात के बारे में, 8 में बताया गया ट्रैफिक ऑफ कंट्रोल, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 10वां चैप्टर तो निश्चित ही है। 7वां, एमबी एक्ट 1988 के अंतर्गत अस्थायी रूप से भारत से जाने या भारत में आने वाले मोटर यान के संबंध में उपबंध किया गया है, यानी कि आयात निर्यात की बात करता है, इसलिए इसका अध्याय 9 हो जाएगा। निर्यात और आयात, 9 से निर्यात, इस प्रकार याद कीजिए, क्योंकि आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, वहाँ देखना है, इसलिए आपको याद नहीं करना है, केवल अपने नॉलेज का इस्तेमाल करना है। एग्जाम में आपको पता होना चाहिए। 9 में आयात और निर्यात बताया गया है, कभी भूलेगा नहीं इस प्रकार अगर याद करते हो। 8वां, एमबी एक्ट 1988 के अंतर्गत दावा अधिकरण, दावा 2 यानी कि 2 और दावा, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही है। अध्याय 12 के अंतर्गत। 9वां, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अंतर्गत अपराध, शास्तियाँ और प्रक्रिया के बारे में उपबंध किया गया है। अपराध और शास्ति, 13 में 13 शास्ति, इसलिए सी ऑप्शन इसका सही है। अपराध के बारे में बताया गया है अध्याय 13 में, और 14 में मिसलेनियस है। इसके बाद 10वां, मोटर यान को चलाने की चालन अनुज्ञप्ति यानी कि डीएल, ड्राइविंग लाइसेंस, जो राजस्थान के जयपुर जिले के परिवहन अधिकारी ने मोटर यान अधिनियम 1988 में जारी की, और पूरे भारत में लागू होगा ड्राइविंग लाइसेंस, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 11, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 प्रभावी है। मोटर व्हीकल एक्ट प्रभावी है पूरे भारत में, इसका सी ऑप्शन सही होगा। 12, मोटर यान अधिनियम
1988 प्रवर्तन यानी कि कब लागू हुआ? हमने आपको बताया था जब आप स्कूल जाते हो तब इसे लागू किया गया था 1989 में। आप स्कूल कब जाते हो? कमेंट के माध्यम से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसके बाद तीसरा, रूपांतरित यान को परिभाषित किया गया है, यानी कि एडॉप्टेड व्हीकल को परिभाषित किया गया है धारा 21 के तहत। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 14, रूपांतरित यान से अभिप्रेत है। ए ऑप्शन, कोई मोटर यान जिसे स्पेसिफाई डिजाइन और विनिर्मित किया गया है। बी, कोई मोटर यान जिसमें शारीरिक विकार या निःशक्तता से पीड़ित व्यक्ति के उपयोग के लिए धारा 52 के अधीन परिवर्तन किए गए हैं। सी, उपरोक्त दोनों। एडॉप्टेड व्हीकल क्या है? जिसमें परिवर्तन किया गया है धारा 52 के तहत, और स्पेसिफाइड डिजाइन, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 15वां, समूहक से अभिप्रेत है, यानी कि एग्रीगेटर। कोई डिजिटल मध्यवर्ती के लिए परिवहन के चालक से संयोजित होने के लिए कोई बाजार। एग्रीगेटर क्या है? समूहक, यही तो है डिजिटल। आप ओला बुक करते हो फ़ोन से, वो तत्काल आपके द्वारे पर खड़ा हो जाता है आपको ले जाने के लिए आपके गंतव्य स्थान पर, यही तो है समूहक। किसी यात्री के लिए परिवहन के प्रयोजन के लिए चालक से संयोजित होने के लिए कोई बाजार, बिल्कुल सही है ए और बी। सी, उपरोक्त दोनों, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 16, संलग्न यान को परिभाषित किया गया है 2 में। शब्दावली से अभिप्रेत है, एक अर्ध ट्रेलर संलग्न है ना कि ट्रेलर, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अर्ध ट्रेलर को 239 में परिभाषित किया गया है। 17, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से अभिप्रेत है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया इस आशय का प्रमाण पत्र कि वह मोटरयान पंजीकृत किया गया है। मोटरयान अधिनियम 1988 में। आरसी के बारे में चैप्टर 4 बताता है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 18, सामुदायिक सेवा को परिभाषित किया गया है। सामुदायिक सेवा को परिभाषित किया गया है धारा 2(4)(a) के अंतर्गत। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सामुदायिक सेवा क्या है? आपको सजा ना देकर साफ सफाई का काम दे देना या 1 घंटे तक खड़े होने की पनिशमेंट दे देना, यानी कि आपसे कुछ श्रम अर्जित करना, यही तो है सामुदायिक सेवा, जिसे 2(4)(a) में परिभाषित किया गया है। 19, मंजिली गाड़ी के संबंध में कंडक्टर से अभिप्रेत है। मंजिली गाड़ी को परिभाषित किया गया है 2(40) में। वह व्यक्ति जो यात्रियों से किराया संग्रहित करता है, बिल्कुल सही है। बी, वह व्यक्ति जो यात्रियों को मंजिल गाड़ी में प्रवेश करने और उसमें से बाहर जाने का रेगुलेशन करता है, बी भी सही है। सी, वह व्यक्ति जो ऐसे अन्य कार्य करने में लगा हुआ है, ऐसे अन्य कार्य करने में लगा हुआ है, यह तीनों सही है, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा उपरोक्त सभी। 20, मोटरयान अधिनियम 1988 की किस धारा के अधीन कंडक्टर लाइसेंस को परिभाषित किया गया है?
कंडक्टर लाइसेंस को परिभाषित किया गया है धारा 2(6) में। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 21 मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में कंडक्टर लाइसेंस अभिप्रेत है एक ऐसी लाइसेंस जो सक्षम प्राधिकारी के द्वारा जारी किया गया है। कंडक्टर लाइसेंस को अध्याय 3 में परिभाषित किया गया है। 2 में ड्राइवर लाइसेंस और 3 में कंडक्टर, इसलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 22 ठेका गाड़ी से अभिप्रेत है। ठेका गाड़ी से अभिप्रेत है ऐसा मोटरयान जो भाड़े या पारिश्रमिक पर यात्रियों का वहन करता है। बी ऐसा मोटरयान जो किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे यान के संबंध में किसी परमिट के धारक वहन में लगा हुआ है। उपरोक्त दोनों, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। और ठेका गाड़ी को परिभाषित किया गया है 2(7) में, 7 ठेका लेना है। इसके बाद 23 एमबी एक्ट 1988 की किस धारा के तहत डीलर को परिभाषित किया गया है? डीलर को परिभाषित किया गया है 2(8) में, इसलिए इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। 24 डीलर में शामिल है ऐसा व्यक्ति जो लगा हुआ है बॉडियों के निर्माण में, बी मोटर यानों की मरम्मत में, सी मोटर यानों के अंडमान पट्टा पर देने में, डी उपरोक्त सभी के निर्माण में लगा है। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 25 मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत डीलर से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो लगा हुआ है। इसका आंसर आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कौन सा सही है। जब आप लोग आंसर कमेंट करते हो तो उसमें लिख दीजिए 25 का ए है, बी है कि सी है, जिससे हमें मालूम चल सके कि आप सही आंसर दे रहे हो। 26 ड्राइविंग लाइसेंस परिभाषित है यानी कि डीएल। ड्राइवर लाइसेंस को परिभाषित किया गया है धारा 2(5) में। 2(5) में लाइसेंस है। डीएल को परिभाषित किया गया है। डीएल को परिभाषित किया गया है 2(10) में, और 2(19) में एलएल को परिभाषित किया गया है। 2(10) प्लस 2(19) एक साथ पढ़ना है। इसके बाद 27 स्वर्णिम घंटा को परिभाषित किया गया है यानी कि स्वर्णिम काल कितने घंटे की अवधि मानी जाती है। धारा 2(12)(a) के अंतर्गत 1 घंटा का जो समय होता है जब किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है तो 1 घंटे का जो समय होता है वह उसका स्वर्णिम काल कहलाता है। उस 1 घंटे में उसको बचाया भी जाया सकता है अगर उसे सही समय पर अस्पताल ले जाया जाए। इसे हम स्वर्णिम काल कहते हैं। 1 घंटे का होता है जो, इसे भी आप ध्यान रखिए, पूछा जा सकता है। 28 स्वर्णिम घंटा से अभिप्रेत है जिसके दौरान तुरंत चिकित्सा देखरेख प्रदान करके मृत्यु को निवारित करने की अधिकतम संभावना है। देखिए यहाँ पर पूछ लिया गया है 1 घंटा, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 29 मोटरयान अधिनियम 1988 की किस धारा के तहत भारी माल यान को परिभाषित किया गया है? भारी माल यान को परिभाषित किया गया है 2(16) में। चलिए हम आपको बता देते हैं हमने किस प्रकार याद किया है।
13, 14, 15, 16 और 17 और 21 को। 13 में है माल, यानी कि लोग कहने लगते हैं लड़कों से, तेरा माल आ गया, यानी कि 13 में क्या है, माल। और इसके बाद 14 आता है, तो वह लड़का कहता है 14 में, तेरा माल आ गया 13 में, तो अब माल वाहन ला अपना उसे ले जाने के लिए, तो 14 में माल वाहन। 15 में वह लड़का बोलता है सकल यान। सकल यान भार को परिभाषित किया गया, सकल तुम्हारी। और 16 में वह दूसरा लड़का बोलता है सकल नहीं भैया, तेरा माल बहुत भारी है, भारी माल यान। 16 में, और 16 के साथ 21 भी आपको पढ़ लेना है, जिसमें हल्का मोटर यान है। और 217 में भारी यात्री मोटर यान, वह अपने भारी माल यान को भारी यात्री मोटर यान में बैठा लेता है और ले जाता है 217 में। हमने तो इस प्रकार याद किया है, आपको जैसा अच्छा लगे तो याद कर लीजिए, और कोई भी इसे समझाने के लिए हमने आपने को बताया है, इस प्रकार आप याद कर सकते हो, जिससे आपको कभी भूलेगा नहीं। और कोई मकसद नहीं है मेरा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का। इसके बाद 30, हैवी गुड्स व्हीकल से ऐसा माल वाहन अभिप्रेत है जिसका केवल व्हीकल का वजन हैवी, यानी कि 12,000 किलोग्राम है। इसका बी ऑप्शन होगा। 31, भारी यात्री मोटरयान को 217 में परिभाषित किया गया है। अभिप्रेत है मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अनुसार ऐसा मोटरयान जो लोक सेवा या प्राइवेट सेवा में संलग्न है तथा जिसका सकल यान भार अधिक है 12,000 किलोग्राम से। इसका भी बी ऑप्शन हो जाएगा। 32, मोटर यान अधिनियम 1988 की किस धारा के तहत LMB परिभाषित है? 221 में हल्का मोटर यान परिभाषित है जिसका भार होता है 7,500 किलोग्राम, उसे हम हल्का मोटर यान कहते हैं। इसके बाद 33, हल्का मोटरयान से ऐसा परिवहन यान या बस अभिप्रेत है जिसका भार होता है, बी ऑप्शन, 7,500 किलोग्राम। 34, बड़ी टैक्सी से अभिप्रेत है ऐसा मोटरयान जो भाड़े या पारिश्रमिक पर ड्राइवर के अतिरिक्त वहन करने के लिए निर्मित है। 6 से अधिक यात्री किंतु 12 तक यात्री, 6 से 12 तक यात्रियों के लिए, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा इसका। 35, मोटर टैक्सी से अभिप्रेत है ऐसा मोटरयान जो भाड़े या पारिश्रमिक पर ड्राइवर के अतिरिक्त वहन करने के लिए निर्मित है। 6, अधिक से अधिक 6 यात्री मोटर टैक्सी, ड्राइवर के अतिरिक्त, यानी कि 6 + 1। इसके बाद 36, मोटरसाइकिल को परिभाषित किया गया है साइकिल और 227 में परिभाषित किया गया है। इसका बी ऑप्शन सही है। 37, बस से ऐसा मोटरयान अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत ड्राइवर नहीं है, वहन करने के लिए निर्मित या अनुकूलित है।
6 से अधिक यात्री जिसमें ड्राइवर शामिल नहीं है, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही होगा। 38 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत वाहन स्वामी का अभिप्राय है ऐसा स्वामी जो पंजीकृत स्वामी हैं, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 39 मोटर व्हीकल एक्ट की किस धारा के तहत ई गाड़ी और ई रिक्शा का प्रावधान किया गया है? धारा 2A के तहत, जिसे 2015 में जोड़ा गया था, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 40 ई गाड़ी या ई रिक्शा से अभिप्रेत है भाड़े या पारिश्रमिक के लिए यथास्थिति माल या यात्रियों के वहन हेतु। ई गाड़ी, ई रिक्शा जिसमें यात्रियों को भी ले जाया जाता है और माल को भी ले जाया जाता है। 3 पहिया वाहन से तात्पर्य है ई रिक्शा का, इसलिए 3 पहिया जिसमें 4000 वाट की बैटरी लगी होती है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 41 नौ परिवर्तन का संवर्धन उपबंधित किया गया है, इसे 2B में परिभाषित किया गया है और 2019 में जोड़ा गया था और इससे संबंधित नियम सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। 42 ड्राइवर लाइसेंस की आवश्यकता के संबंध में उपबंध किया गया है धारा 3 में DL की आवश्यकता, और धारा 4 में बताया गया है एज लिमिट के बारे में। जब तक DL नहीं दिया जाएगा जब तक उस व्यक्ति ने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर ली है, लेकिन 16 वर्ष की आयु में भी आपको दिया जा सकता है 50 सीसी इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिल चलाने का लाइसेंस। और अगर आपको परिवहन यान चलाना है तो आपकी एज 20 साल होनी चाहिए। 16, 18, 20 यह 3 प्रकार की एज के बारे में बताया गया है। और धारा 5 में बताया गया है 3 और 4 के उल्लंघन में दायित्व 5, और 6 में बताया गया है ड्राइवर लाइसेंस का निर्बंधन। इसका जो सही आंसर है ए ऑप्शन हो जाएगा। 43 कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान में मोटरयान तभी चलाएगा जब उसके पास चलाने के लिए उसे प्राधिकृत DL हो के उपबंध लागू नहीं होंगे। ऐसा व्यक्ति पर जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि आपको मोटरसाइकिल चलानी है तो DL आपको तभी दिया जाएगा जब आपने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 44 मोटरयान चलाने के संबंध में एज लिमिट के संबंध में उपबंध किया गया है धारा 4 में, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही होगा। आप कमेंट के माध्यम से बताइए धारा 4 में 3 प्रकार की एज हमने आपको बताई हैं, कौन कौन सी है। 45 कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान में मोटर व्हीकल तभी चलाएगा जब 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 46 कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान में 50 सीसी तक इंजन क्षमता वाला मोटरसाइकिल चला सकेगा 16 वर्ष की आयु अगर उसने प्राप्त कर ली है। तो सार्वजनिक स्थान पर
50 सीसी इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिल चला सकता है। इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 47, कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान में परिवहन यान नहीं चलाएगा अगर वह 20 वर्ष से कम एज का है तो सार्वजनिक स्थान पर परिवहन यान नहीं चलाएगा। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 48, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 18 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान में परिवहन यातायात वाहन नहीं चलाएगा जब तक उसकी आयु ना हो 21 वर्ष। इसका सी ऑप्शन आप टिक कर दीजिए क्योंकि यहाँ पर परिवहन यातायात वाहन की बात की गई है। 49, मोटर यान का कोई भी स्वामी या भार साधक व्यक्ति ऐसे किसी व्यक्ति से ना तो यान चलवाएगा और ना उसे चलाने की परमिशन देगा। धारा 3 और 4, यह जो पूछा गया है धारा 5 से पूछा गया है जिसमें 3 और 4 के उल्लंघन के बारे में बताया गया है, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। 50, ड्राइवर लाइसेंस धारण करने पर निर्बंधन अधिरोपित किए गए हैं धारा 6 में और धारा 7 में एलएल पर निर्बंधन बताए गए हैं। 51, यह शिक्षार्थी लाइसेंस यानी कि एलएल के निर्बंधन के बारे में धारा 7 संबंधित है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही होगा। 52, किसी भी व्यक्ति को परिवहन यान चलाने के लिए एलएल तब तक नहीं दी जाएगी जब तक उसने हल्का मोटर यान चलाने के लिए कम से कम 1 वर्ष तक डीएल धारण न की हो। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 53, कुछ यानों के लिए अधिनियम की धारा 7(1) के तहत एलएल दिए जाने पर निर्बंधन लागू नहीं होंगे। ई गाड़ी और ई रिक्शा पर लागू नहीं होते हैं, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 54, किसी व्यक्ति को बिना गियर वाली मोटरसाइकिल को चलाने की एलएल यानी कि लर्निंग लाइसेंस की वांछा करने वाले व्यक्ति की देखरेख करने वाले व्यक्ति की लिखित सहमति के बिना नहीं दी जाएगी। 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 55, एलएल का दिया जाना उपबंधित है धारा 8 में और धारा 9 में बताया गया है डीएल का दिया जाना, लेकिन यहाँ पर एलएल का दिया जाना धारा 8, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 56, एलएल प्राप्त करने के लिए कोई व्यक्ति आवेदन करेगा। अगर आपको लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करना है तो आप आवेदन करोगे अनुज्ञापन प्राधिकारी के पास। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 57, डीएल का दिया जाना उपबंधित है। डीएल का दिया जाना उपबंधित है धारा 9 में। इसका बी ऑप्शन सही होगा। 58, यदि कोई व्यक्ति उस समय डीएल धारण करने या अभिप्राप्त करने के लिए डिस्क्वालीफाई नहीं है, डीएल के दिए जाने के लिए
आवेदन कर सकेगा? वह आवेदन करेगा अनुज्ञापन प्राधिकारी के पास। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसे आप ध्यान रखिए, अगर आपको एलएल या डीएल का लाइसेंस चाहिए तो आप अनुज्ञापन प्राधिकारी के पास आवेदन करोगे, ना कि किसी अन्य अधिकारी के पास। इसे ध्यान रखिए, सबसे ज़्यादा गलत करते हैं बच्चे। इसके बाद 59, यदि कोई आवेदक डीएल अभिप्राप्त करने के लिए परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करता है तो उसे पुनः परीक्षा देने की परमिशन दी जाती है। अगर एक बार आपका टेस्ट हुआ है और आपने परीक्षा में फेल हो गए तो 7 दिन बाद पुनः परीक्षा देनी पड़ेगी, इसलिए इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप इस एग्ज़ाम में 3 बार फेल हो जाते हो तो आपको 60 दिन बाद एग्ज़ाम देने को मिलेगा। यह भी याद रख लीजिए, ध्यान रखिए, 3 बार फेल होते हो तो 60 दिन बाद एग्ज़ाम देने को मिलेगा। इसके बाद 60, यदि कोई आवेदक डीएल के लिए 3 बार एग्ज़ाम देने के पश्चात भी उसे उत्तीर्ण नहीं करता, वही प्रश्न पूछा गया है, इसलिए आप कमेंट के माध्यम से बताइए इसका आंसर क्या है। इसके बाद 61, यदि आरटीओ का आवेदक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात यह समाधान हो जाता है कि व्यक्ति को डीएल देने से इनकार कर सकेगा। अनुज्ञापन प्राधिकारी का मतलब है आरटीओ से, जिसे धारा 19 में बताया गया है। आरटीओ भी लाइसेंस को डिसक्वालीफाई कर सकता है और रिवोक भी कर सकता है, धारा 19 में बताया गया है। वह हैबिचुअल अपराधी है या शराबी है, वह एनडीपीएस के अंतर्गत अपराधी है, वह ऐसा व्यक्ति है जो मोटर यान चलाने के लिए लाइसेंस को पहले ही उसका रिवोक किया गया है। उपरोक्त सभी, इसका डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 62, यदि कोई अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा किसी आवेदक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात डीएल देने से इनकार करने वाला आदेश दे दिया जाता है, तब ऐसा विथित व्यक्ति आदेश की प्राप्ति से अपील कर सकेगा 30 दिन के अंदर विहित प्राधिकारी को। ए ऑप्शन इसका सही होगा। 63, कोई व्यक्ति जिसे आरटीओ द्वारा लाइसेंस देने से इनकार कर दिया गया है, आरटीओ में आपने आवेदन किया लाइसेंस के लिए, उस अनुज्ञापन प्राधिकारी यानी कि आरटीओ ऑफिसर ने लाइसेंस देने से आपको इनकार कर दिया, तो आप 30 दिन के अंदर विहित प्राधिकारी को अपील करोगे, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 64, इस एक्ट के अधीन दी गई एलएल या डीएल प्रभावी होगा, संपूर्ण भारत में प्रभावी होगा। 65, मोटरयान को चलाने की लाइसेंसियों का चालू रहना, 14 में चालू रहना, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है। 66, इस एक्ट के अधीन दी गई एलएल लाइसेंस दिए जाने की तारीख से प्रभावी रहेगा, लाइसेंस दिए जाने की तारीख से प्रभावी रहेगा 6 महीने तक। एलएल का प्रभाव रहता है 6 महीने तक, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है। 67, इस एक्ट के अधीन दी गई नवीनीकृत डीएल परिवहन यान को चलाने की दशा में डीएल प्रभावी होता है 5 वर्ष के लिए,
इसलिए इसका डी ऑप्शन है। और LL प्रभावी होता है 6 महीने के लिए, इसे आप ध्यान रखिए। अगर आपको कोई समस्या है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, तो आप मैसेज कर सकते हो और कमेंट के माध्यम से भी अपनी समस्या बता सकते हो। आज थोड़ी बुखार है, इसलिए आवाज़ थोड़ी स्लो है। इसके बाद 68, इस एक्ट के अधीन दी गई रिन्यूअल DL खतरनाक या परिसंकटमय माल को ले जाने वाले परिवहन यान को चलाने की लाइसेंस की दशा में प्रभावी होगा। यानी कि ऐसे वाहन जो पेट्रोल, डीजल और गैस खतरनाक है, आप उन्हें ले जा रहे हो तो 3 वर्ष तक लाइसेंस प्रभावी रहेगा। इसका सी ऑप्शन सही है। 69, इस एक्ट के अधीन रिन्यूअल DL परिवहन यान को चलाने की लाइसेंस के सिवाय किसी अन्य लाइसेंस की दशा में यदि लाइसेंस अभी प्राप्त करने वाले व्यक्ति ने या तो मूल रूप से या उसके रिन्यूअल पर, उसके जारी करने पर या उसके रिन्यूअल की तारीख को 30 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, तो वह उस तारीख तक प्रभावी होगी जिस तक ऐसा व्यक्ति 40 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 70, इस एक्ट के अधीन रिन्यूअल DL परिवहन यान को चलाने की लाइसेंस के सिवाय किसी अन्य लाइसेंस की दशा में यदि लाइसेंस अभी प्राप्त करने वाले व्यक्ति ने या तो मूल रूप से या उसके रिन्यूअल पर, उसके जारी करने पर या उसके रिन्यूअल की डेट को 30 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली, यानी कि 30 प्लस हो गया, किंतु 50 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, वह ऐसे जारी करने या रिन्यूअल करने की डेट से प्रभावी होगा 10 वर्ष के लिए। इसका बी ऑप्शन सही है। 71, इस एक्ट के अधीन रिन्यूअल DL परिवहन यान को चलाने की लाइसेंस के सिवाय किसी अन्य लाइसेंस की दशा में यदि लाइसेंस अभी प्राप्त करने वाले व्यक्ति ने या तो मूल रूप से या उसके रिन्यूअल पर, उसके जारी करने पर या उसके रिन्यूअल की डेट को 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, किंतु 55 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, तो वह ऐसे जारी करने या रिन्यूअल करने की डेट से उस तारीख तक प्रभावी होगा जिसको वह 60 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 72, इस एक्ट के अधीन रिन्यूअल DL परिवहन यान को चलाने की लाइसेंस के सिवाय किसी अन्य लाइसेंस की दशा में यदि लाइसेंस अभी प्राप्त करने वाले व्यक्ति ने या तो मूल रूप से या उसके रिन्यूअल पर, उसने यथास्थिति जारी करने पर या उसके रिन्यूअल की डेट को 55 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, तो वह ऐसे जारी करने या रिन्यूअल की डेट से प्रभावी होगा 5 वर्ष की अवधि तक प्रभावी होगा। इसका बी ऑप्शन सही होगा। 73, DL के रिन्यूअल के संबंध में उपबंध किया गया है। DL के रिन्यूअल यानी कि धारा 15 में पुनः नवीनीकरण की बात की गई है। इसका बी ऑप्शन सही होगा। 74, DL जो इस एक्ट के उपबंधों के अधीन दी गई हो उसकी समाप्ति की डेट से रिन्यूअल कर सकेगा,
डीएल के लिए आप आवेदन करते हो आरटीओ को, वही रिन्यू भी करेगा, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है। 75 रोग या निःशक्तता के आधार पर डीएल का रिवोक उपबंधित है धारा 16 में, और कंडक्टर लाइसेंस का रिवोक धारा 32 में। 16 + 32 एक साथ पढ़ लीजिए, क्योंकि चैप्टर 2 ड्राइवर लाइसेंस की बात करता है, चैप्टर 3 कंडक्टर लाइसेंस की बात करता है, बिल्कुल एक जैसे है। इसके बाद 76 डीएल देने से इनकार करने या उनके रिवोक के आदेश के अपील की जा सकेगी 30 दिन के अंदर विहित प्राधिकारी को। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 77 आरटीओ किसी डीएल के धारक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात लाइसेंस को धारण करने से डिस्क्वालीफाई या रिवोक कर सकता है मोटरयान अधिनियम की धारा 19 के तहत। और कंडक्टर लाइसेंस के बारे में बताया गया धारा 34, 19-34 एक साथ पढ़ लीजिए। इसके बाद 78 जहां धारा 206 की उपधारा 4 के अधीन आरटीओ को कोई लाइसेंस अग्रेसित की गई है, आरटीओ का डीएल के धारक को सुने जाने का अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात यदि समाधान हो जाता है तो वह या तो डीएल के धारक को निर्मुक्त कर देगा या वह विस्तृत कारणों को लेखबद्ध करते हुए ऐसे व्यक्ति को लाइसेंस में स्पेसिफाई सभी यानों या यानों के किसी वर्ग या विवरण के लिए कोई लाइसेंस धारण करने या अभिप्राप्त करने से डिस्क्वालीफाई करने का पहले अपराध के लिए डिस्क्वालीफाई करने का आदेश करेगा। इसका जो सही आंसर है 3 महीने की अवधि के लिए, सी ऑप्शन। इसके बाद 79 डीएल का राष्ट्रीय रजिस्टर के प्रारूप एवं रीति के संबंध में उपबंध किया गया है धारा 25A में, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। 80 कंडक्टर लाइसेंस की आवश्यकता के संबंध में उपबंध किया गया है धारा 29 में, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 81 राज्य सरकार ऐसी शर्तें विहित कर सकेगी जिन पर 29(1) के उपबंध किसी मंझली गाड़ी के ऐसे ड्राइवर को जो कंडक्टर के कृत्यों का पालन कर रहा है या ऐसी व्यक्ति को जो अधिक से अधिक 1 माह की अवधि के लिए कंडक्टर के रूप में कार्य करने के लिए नियोजित किया गया है लागू नहीं होगी। यह सही है, ए ऑप्शन सही है। 82 कंडक्टर लाइसेंस के प्राप्त किए जाने के लिए आवेदन किया जाएगा अनुज्ञापन प्राधिकारी को। इसका ए ऑप्शन सही है। 83 कंडक्टर लाइसेंस के लिए और उसके प्रत्येक रिन्यूअल के लिए फीस होगी डीएल की आधी फीस होगी कंडक्टर लाइसेंस की, डीएल की फीस की आधी, ये ऑप्शन ही सही है। 84 कंडक्टर लाइसेंस के दिए जाने के लिए डिस्क्वालिफिकेशन उपबंधित की गई है धारा 31 में, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 85 कोई भी व्यक्ति ने तो कंडक्टर लाइसेंस धारण करेगा और ना तो वह दी जाएगी
अगर उसकी एज 18 वर्ष से कम है। 86 आरटीओ कंडक्टर लाइसेंस देने से इनकार कर सकेगा अगर उसके पास शैक्षणिक योग्यता नहीं है, चिकित्सा प्रमाण पत्र से प्रकट होता है और ठीक हालत में नहीं है, और कंडक्टर लाइसेंस उसका रिवोक किया गया है। डी उपरोक्त सभी परिस्थितियों में देने से इनकार कर सकेगा। 87 आरटीओ की डिस्क्वालीफाई करने की शक्ति का उपबंध किया गया है। ड्राइवर लाइसेंस में धारा 19 थी और इसमें हमने आपको 34 बताई थी। 19 34 एक साथ पढ़ लेना, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा, धारा 34। इसके बाद 88 न्यायालय की डिस्क्वालीफाई करने की शक्ति के बारे में उपबंध किया गया है। कंडक्टर लाइसेंस में 20 में थी बॉस की पावर यानी कि न्यायालय की पावर, और इसमें 35 में है। 20 + 35 एक साथ रीड करिए, इसलिए इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, धारा 35। इसके बाद 89 मोटर व्हीकल की किस धारा के तहत रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता का प्रावधान किया गया है। धारा 39 में रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता के बारे में बताया गया है। 90 मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 39 के तहत रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता के प्रावधान लागू नहीं होंगे किसी डीलर के कब्जे के मोटरयान पर। इसका ए ऑप्शन सही होगा। 91 प्रत्येक मोटरयान का स्वामी यान का रजिस्ट्रेशन प्राधिकारी से करवाएगा जिसकी अधिकारिता में यान आम तौर पर रखा गया है। उसका निवास स्थान, कारोबार का स्थान। सी उपरोक्त दोनों सही होगा, सी। 92 जहां मोटरयान संयुक्त रूप से या एक से अधिक व्यक्तियों के स्वामित्वाधीन है वहां रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया जाएगा सभी व्यक्तियों की ओर से एक स्वामी द्वारा। इसका बी ऑप्शन सही है। 93 मोटर व्हीकल एक्ट के प्रारंभ से पूर्व या पश्चात मोटरयान के बारे में धारा 41(3) के अधीन दिया गया रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र इस एक्ट के उपबंधों के अधीन रहते हुए ऐसे प्रमाण पत्र के दिए जाने की तारीख से कितनी अवधि तक विधिमान रहेगा। यानी कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 15 वर्ष तक विधिमान रहता है, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 94 मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 56 के उपबंधों के अधीन रहते हुए रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी धारा 41(8) के अधीन आवेदन प्राप्त करने पर आरसी का रिन्यूअल कर सकेगा। आरसी का जो रिन्यूअल होता है ऐसी अवधि के लिए जो केंद्र सरकार बताए, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 95 राजनयिक अधिकारियों आदि के मोटरयानों के रजिस्ट्रेशन के लिए विशेष उपबंध का प्रावधान किया गया है धारा 42 में। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 96 मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की किस धारा के तहत अस्थायी रजिस्ट्रेशन का उपबंध किया गया है। अस्थायी रजिस्ट्रेशन का उपबंध किया गया है धारा 43 में, और इसके साथ आपको धारा 87 पढ़ लेना है जिसमें अस्थायी
परमिट का उपबंध किया गया है। इसका सी ऑप्शन सही होगा। 97, राज्य सरकार ऐसे किसी मोटरयान को जो अस्थायी रूप से राज्य के भीतर चलता है रजिस्टर कर सकेगी और ऐसी रीति में राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए। 1 माह की अवधि के लिए रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र और रजिस्ट्रीकरण चिन्ह जारी कर सकेगी। 1 माह की अवधि के लिए, इसका ए ऑप्शन सही है। 98, मोटरयान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में अभिलिखित निवास स्थान या कारोबार के स्थान का परिवर्तन के बारे में उपबंध किया गया है। 49 में हमने आपको बताया है नया निवास स्थान, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 99, स्वामित्व का अंतरण उपबंधित है धारा 50 में, बी ऑप्शन इसका सही होगा। 100, मोटरयान अधिनियम की धारा 41, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 50 नहीं है, 51, 52, 53, 55 या 56 के आदेश से कोई व्यक्ति विथित है तो विहित प्राधिकारी को 30 दिन के भीतर अपील करेगा। इसका डी ऑप्शन सही है। इसके बाद 101, मोटरयानों की एज लिमिट नियत करने की शक्ति धारा 59 साल की एज लिमिट होती है वाहन की, यानी कि मोटरयानों की 59 साल। इस प्रकार हमने याद किया है, एज लिमिट 59 साल धारा 59 में। आपको जैसे भी सुविधा लगे उस प्रकार देख लीजिए, लेकिन एग्जाम में सही जाना चाहिए, हमारा मकसद यही है। 102, मोटरयान की एज लिमिट नियत करने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है। इसका बी ऑप्शन सही है। 103, केंद्र सरकार के यानों का रजिस्ट्रेशन उपबंधित है धारा 60 में, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 104, मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 66 में उपबंध किया गया है परमिटों की आवश्यकता के बारे में, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 105, राष्ट्रीय परिवहन नीति के बारे में उपबंध किया गया है 66 ए में, इसलिए बी ऑप्शन सही है धारा 66 ए के तहत। 106, मोटर व्हीकल एक्ट के उद्देश्यों से संगत राष्ट्रीय परिवहन नीति को तैयार किया जाएगा। केंद्र सरकार राज्य सरकार और अन्य एजेंसी से परामर्श करके तैयार करेगी धारा 66 ए के तहत, इसलिए सी ऑप्शन सही है। 107, राज्य सरकार की सड़क परिवहन का कंट्रोल करने की शक्ति 67 में सड़क, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा इसका। 108, परिवहन प्राधिकरण के गठन के संबंध में उपबंध किया गया है धारा 68 में, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 109, मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 68 के अंतर्गत परिवहन प्राधिकरण का गठन राज्य सरकार करती है, सी ऑप्शन सही होगा इसका। 110, परमिटों के लिए आवेदन संबंधी
साधारण उपबंध का प्रावधान किया गया है धारा 59 में। सॉरी, 59 नहीं है, धारा 69 है, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। 111 मझली गाड़ी परमिट के लिए आवेदन का उपबंध किया गया है धारा 70 में। इसका सी ऑप्शन सही है। 112 मोटर टैक्सियों को किराए पर देने के लिए स्कीम के संबंध में उपबंध किया गया है धारा 75 में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 113 मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 87 के अधीन दिए गए अस्थायी परमिट या धारा 88 की उपधारा 8 के अधीन दिए गए विशेष परमिट से भिन्न। परमिट उसके दिए जाने या रिन्यूअल की डेट से कितनी अवधि के लिए प्रभावी रहेगा? 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी रहता है, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 114 परमिट का रिन्यूअल उसके समाप्ति की डेट से कितने दिन पहले किए गए आवेदन पर किया जा सकता है? 15 दिन पहले आपको आवेदन करना होगा। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 115 परमिट के अंतरण के बारे में उपबंध किया गया है धारा 82 में। बी ऑप्शन सही होगा। 116 कोई भी परमिट परमिशन के बिना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अंतरण नहीं होगा उस परिवहन प्राधिकरण की जिसने परमिट दिया था उसकी अनुज्ञा के बिना, इसलिए डी ऑप्शन सही है। 117 यदि परमिट के धारक की मृत्यु हो जाती है तो परमिट के अंतर्गत यान का उत्तराधिकार से कब्जा पाने वाला व्यक्ति परमिट का उपयोग ऐसे कर सकेगा मानो वह उसे दिया गया हो 3 महीने की अवधि के लिए। सी ऑप्शन हो जाएगा। 118 परिवहन प्राधिकरण परमिट की धारक की मृत्यु के 3 महीने के अंदर उसे आवेदन किए जाने पर परमिट उस व्यक्ति को अंतरित कर सकेगा जिसने परमिट के अंतर्गत यानों पर उत्तराधिकार से कब्जा किया है 3 महीना। इसका सी ऑप्शन सही होगा। 119 परमिटों का रद्द किया जाना और उसका निलंबन प्रावधानित है धारा 86 में। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 120 अस्थायी परमिट प्रावधानित है। अस्थायी परमिट का प्रावधान किया गया है धारा 87 में। 43 प्लस 87 कहा था हमने एक साथ पढ़ना है। इसके बाद 121 प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण और राज्य परिवहन प्राधिकरण धारा 80 में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना ऐसे परमिट दे सकेंगे जो हर मामले में अस्थायी रूप से प्रभावी होंगे। अधिक से अधिक 4 महीने की सीमित अवधि के लिए प्रभावी होंगे। इसके बाद 122 प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण या राज्य परिवहन प्राधिकरण मालवाहकों की दशा में असाधारण प्रकृति परिस्थितियों के अधीन और उनके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके अस्थायी परमिट
दे सकेंगे 4 माह से अधिक, किंतु 1 वर्ष से अवधि तक के लिए। इसलिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 123 केंद्र सरकार के राष्ट्रीय मल्टी मॉडल और अंतर्राज्यीय यात्रियों और मालों के परिवहन के लिए स्कीम बनाने की शक्ति के बारे में उपबंध किया गया है धारा 88A के तहत। इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 124 धारा 89(2) के अधीन गठित परिवहन अपील अधिकरण में एक ऐसा न्यायिक अधिकारी होगा जो जिला न्यायाधीश की पंक्ति से नीचे ना हो, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के योग्य हो, सी उपरोक्त दोनों हो सकता है। इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 125 राज्य परिवहन अपील अधिकरण द्वारा रिवीजन के संबंध में उपबंध किया गया है धारा 90 में। इसका बी ऑप्शन सही है। 126 ड्राइवरों के काम के घंटों के बारे में निर्बंधन उपबंधित है धारा 91, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 127 सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन उपबंधित किया गया है धारा 94 के तहत। इसका भी सी ऑप्शन सही है। 128 मोटर व्हीकल एक्ट के अध्याय 6 में सड़क परिवहन सेवा से अभिप्रेत है। ए ऑप्शन भाड़े पर सड़क से यात्री वहन करने वाले मोटर यानों द्वारा सेवा। बी परिश्रमिक पर सड़क से माल वहन करने वाले मोटर यानों द्वारा सेवा। सी भाड़े या परिश्रमिक पर सड़क से यात्री या माल अथवा दोनों वहन करने वाले मोटर यानों द्वारा सेवा। इसका सी ऑप्शन सही होगा। 129 मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की किस धारा के तहत प्रस्तावना पर आपत्ति के संबंध में उपबंध किया गया है धारा 100 में। इसका बी ऑप्शन सही है। 130 राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा कतिपय परिस्थितियों में अतिरिक्त सेवाओं का चलाया जाना उपबंधित किया गया है धारा 101 के तहत। इसलिए इसका बी ऑप्शन सही होगा। 131 स्कीम का रद्द या उपांतरित या मॉडिफाई किया जाना उपबंधित है धारा 102 में। इसलिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 132 यानों के निर्माण और अनुरक्षण संबंधी साधारण उपबंध का प्रावधान किया गया है धारा 109 के तहत। ए ऑप्शन इसका सही होगा। 133 मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार प्रत्येक मोटरयान का निर्माण ऐसे किया जाएगा व अनुरक्षित रखा जाएगा कि वह मोटरयान हर समय चलाने वाले के वास्तविक कंट्रोल में होता है। इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है। 134 मोटरयानों का वापस बुलाना उपबंधित है धारा 110A के तहत। मोटरयानों का वापस बुलाने का जो निर्देश है सेंट्रल
गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है। धारा 110 ए के तहत 135 किस्म अनुमोदन प्रमाण पत्र और परीक्षण टेस्टिंग एजेंसी के बारे में उपबंध किया गया है। धारा 110 बी के तहत, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। इसके बाद 136 किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थान में मोटरयान की अधिकतम एवं न्यूनतम गति के बारे में उपबंध किया गया है। स्पीड लिमिट के बारे में धारा 112 में बताया गया है और अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो 183 का अपराध बनता है। इसलिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 112 के साथ 183 भी लिख लीजिए क्योंकि 112/183 का अपराध बनता है। 137 किसी सार्वजनिक सुरक्षा या सुविधा की दृष्टि से सड़क पुल के स्वरूप के कारण मोटरयानों की गति के परिसीमन बाबत अधिसूचना के निर्बंधन कितनी अवधि के लिए प्रवृत्त रहेंगे? 1 महीने के लिए। इसका डी ऑप्शन सही होगा। 138 भार की सीमाएं और उपयोग किए जाने के बारे में रेस्ट्रिक्शन यानी कि निर्बंधन के बारे में उपबंध किया गया है धारा 113 में, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही होगा। 139 यानों का उपयोग निर्बंधित करने की शक्ति संबंधित है धारा 115 में। 113, 114, 115 इन तीनों धाराओं के लिए 194 का अपराध बनता है। इसके बाद 140 मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अनुसार यातायात चिन्ह लगवाने की शक्ति राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी प्राधिकारी के पास है। इसका डी ऑप्शन सही होगा। 141 पार्किंग स्थल और विराम स्थल के बारे में उपबंध किया गया है धारा 117 में। 117/177 का अपराध बनता है, जिसमें प्रथम बार अपराध के लिए 500 रुपये और सेकंड बार अपराध के लिए 1500 रुपये प्रावधान है। लिख लीजिए 117 के साथ 177। इसके बाद 142 यातायात चिन्हों का अनुसरण करने का कर्तव्य उपबंधित किया गया है धारा 119 में उपबंध किया गया है, इसलिए ए ऑप्शन सही होगा। 143 किसी मोटरयान को खतरनाक स्थिति में छोड़ना वर्जित है। मोटरयान एक्ट की धारा 1988 की 122 के अनुसार, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। 144 पास या टिकट के बिना यात्रा करने का प्रतिषेध किया गया है धारा 124 में। 124/178 का अपराध बनता है। अगर कोई पास या टिकट का उल्लंघन करता है तो 500 रुपये जुर्माना लगेगा उसको। 145 सार्वजनिक स्थान पर परित्यक्त या अकेला छोड़े गए मोटरयानों का हटाया जाना प्रावधानित है धारा 127 में। इसका बी ऑप्शन सही है। 146 सुरक्षात्मक सिर के पहनावे का पहना जाना
उपबंधित है। धारा 129 में 129/194 डी का अपराध बनता है, यानी कि हेलमेट आपने नहीं पहना है तो आपको 1000 रुपये तो जुर्माना लगेगा और 3 महीने के लिए आपका लाइसेंस डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। 147 सुरक्षात्मक सिर के पहनावे हेलमेट को परिभाषित किया गया है 129 में, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 148 लाइसेंस या आरसी पेश करने का कर्तव्य उपबंधित किया गया है धारा 130 में। इसके बाद 149 किसी दुर्घटना में किसी व्यक्ति को हुई क्षति के संबंध में उस यान के ड्राइवर या भार साधक अन्य व्यक्ति का कर्तव्य वर्णित है मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 134 में। इसका डी ऑप्शन सही होगा। 150 नेक व्यक्ति की सुरक्षा के बारे में उपबंध किया गया है। नेक व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होता है, अगर वह देखता है रोड पर किसी का एक्सीडेंट है तो पुलिस उससे पूछताछ नहीं करेगी, अगर वह उस व्यक्ति को बचाने का कर्तव्य करता है। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा 134 ए के तहत। इसके बाद 151 अस्थायी रूप से भारत से आने जाने यानी कि निर्यात और आयात 139 बी ऑप्शन सही है। 152 अस्थायी रूप से भारत से जाने और भारत में आने वाले मोटर यान के संबंध में केंद्र सरकार नियम बनाएगी, बी ऑप्शन सही है। 153 प्राधिकृत बीमाकर्ता को परिभाषित किया गया है धारा 145 में, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 154 हिट एंड रन मोटर दुर्घटना को परिभाषित किया गया है धारा 145 डी और 161 में। अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो 2.5 लाख रुपए, अगर ग्रीवियस हर्ट होता है तो 50,000 रुपये दिया जाता है। 155 हिट एंड रन मोटर दुर्घटना से अभिप्रेत है ऐसी कोई दुर्घटना जो हाईवे पर घटित हो गई हो, ऐसी कोई दुर्घटना जो किसी मोटरयान या मोटरयानों के उपयोग से कारित हुई हो जिसके बारे में युक्तियुक्त पहचान की गई हो। सी ऐसी कोई दुर्घटना जो ऐसे किसी मोटरयान या मोटरयानों के उपयोग से कारित हुई है जिसकी पहचान से प्रयोजन हेतु युक्तियुक्त प्रयास करने के बावजूद भी अविनिश्चित नहीं किया गया है, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है। 156 बीमा पॉलिसी के अंतर्गत बीमा प्रमाण पत्र भी है, यह भी सही है, ए ऑप्शन इसका। 157 थर्ड पार्टी जोखिम के विरुद्ध बीमा की आवश्यकता का उपबंध किया गया है धारा 146 में। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 158 मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 146(1) के उपबंध लागू नहीं होंगे। केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व वाले किसी यान को। बी
ऐसे किसी यान को जिनका उपयोग किसी वाणिज्यिक उद्यम के लिए किया जाता है। सी, उपरोक्त दोनों को लागू नहीं होंगे। 159 बीमा पॉलिसी की नीतियों की अपेक्षा और दायित्व की सीमाओं के बारे में उपबंध किया गया है। धारा 147 में सीमाओं के बारे में बताया गया है। 160 यहाँ अध्याय 11 या तत्वाधीन बनाए गए नियम, रेगुलेशन या उपबंधों के अधीन किसी बीमाकर्ता द्वारा कवर नोट जारी किया जाता है 7 दिन के भीतर केंद्र सरकार को अधिसूचित करेगा। इसलिए इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। 161 व्यतिकारी देश में जारी की गई बीमा पॉलिसी की विधि मान्यता के बारे में उपबंध किया गया है धारा 148 में। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 162 बीमा कंपनी किसी दुर्घटना के संबंध में दावों के निपटारे के लिए एक अधिकारी डिज़ाइनेट करेगी। ए, दावाकर्ता या दुर्घटना सूचना संबंधी रिपोर्ट के माध्यम से। बी, दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर। सी, उपरोक्त दोनों। सी ऑप्शन सही है। 163 प्रतिकर के दावे के निपटारे की प्रक्रिया के लिए बीमा कंपनी द्वारा डिज़ाइनेट अधिकारी कितने दिन के भीतर दावा अधिकरण के समक्ष निपटारा करने के लिए दावाकर्ता को एक प्रस्ताव कर सकेगा। और प्रस्ताव कर सकता है 30 दिन के भीतर। इसका बी ऑप्शन सही है। 164 थर्ड पार्टी जोखिम की बाबत बीमाकृत व्यक्तियों के विरुद्ध निर्णय और पंचायतों को तुष्ट करने के लिए बीमाकर्ता के कर्तव्य के बारे में उपबंध किया गया है। उपबंध किया गया है धारा 151 में। इसलिए इसका बी ऑप्शन सही होगा। 165 बीमाकृत के दिवालिया होने पर बीमाकर्ता के विरुद्ध थर्ड पार्टी के अधिकार के बारे में उपबंध किया गया है धारा 151 में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 166 बीमा के प्रमाण पत्र का अंतरण उपबंधित है धारा 157 में। इसका बी ऑप्शन सही है। धारा इसके बाद अगला 167 यहाँ व्यक्ति जिसके पक्ष में अध्याय 11 के उपबंधों के अनुसार बीमा प्रमाण पत्र जारी किया गया है ऐसे मोटर यान का स्वामित्व जिसकी बाबत ऐसे बीमा उससे संबंधित बीमा पॉलिसी के साथ अन्य व्यक्ति को अंतरित करता है। बीमा प्रमाण पत्र और प्रमाण पत्र में वर्णित पॉलिसी ऐसे व्यक्ति जिसको मोटर यान अंतरित किया जाता है के पक्ष में उसके अंतरण की तारीख से अंतरित की समझी जाएगी। इसका ए ऑप्शन सही है। 168 अंतरण की तारीख से कितने दिन के भीतर विहित प्रारूप में बीमाकर्ता को बीमा प्रमाण पत्र और उसके पक्ष में प्रमाण पत्र में वर्णित पॉलिसी में अंतरण के तथ्यों के संबंध में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए आवेदन कर सकेगा 14 दिन के भीतर। 169 ऐसा व्यक्ति जो किसी सार्वजनिक स्थान पर मोटर यान चला रहा है
जिसकी अपेक्षा किए जाने पर वाहन के उपयोग के संबंध में बीमा प्रमाण पत्र एवं आरसी पेश करेगा, पुलिस अधिकारी के समक्ष पेश करेगा। इसलिए सी ऑप्शन सही है। 170 दुर्घटना के संबंध में सूचना का दिया जाना उपबंधित है, धारा 159 में। इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 171 पुलिस अधिकारी अन्वेषण पूरा करने के दौरान दावे के निपटारे को सुकर बनाने के लिए कितने समय के भीतर ऐसी विशिष्टियों से युक्त दुर्घटना सूचना रिपोर्ट दावे अधिकरण को प्रस्तुत करेगा? 3 महीने के भीतर। इसका सी ऑप्शन सही होगा। 172 हिट एंड रन मोटरयान दुर्घटना में प्रतिकर के विशेष उपबंध का प्रावधान किया गया है, धारा 161 में। इसका बी ऑप्शन सही होगा। 173 इस अधिनियमों के उपबंधों के अधीन हिट एंड रन मोटरयान दुर्घटना के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु बाबत प्रतिकर संदत्त किया जाएगा। ए 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए है मृत्यु के संबंध में, लेकिन यहाँ पर नहीं लिखा है। बी कोई उच्चतर राशि जो केंद्र सरकार वहन करे। सी उपरोक्त दोनों। इसलिए सी ऑप्शन लगा दीजिए। 174 इस एक्ट के उपबंधों के अधीन हिट एंड रन मोटरयान दुर्घटना के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति को घोर उपहति हो गई है तो उसे प्रतिकर मिलेगा 50,000 रुपये की राशि या उच्चतर राशि जो केंद्र सरकार नियत करे। इसका सी ऑप्शन सही होगा। 175 स्वर्णिम काल के लिए स्कीम के बारे में उपबंध किया गया है, धारा 162, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 176 स्वर्णिम काल के दौरान सड़क दुर्घटना के पीड़ितों के नकदी रहित उपचार के लिए स्कीम एवं ऐसे स्कीम में ऐसे उपचार के लिए निधि के सृजन के संबंधी उपबंध बनाए जाएंगे, केंद्र सरकार द्वारा बनाए जाएंगे। इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है। 177 दावाकर्ताओं के लिए अंतरिम रिलीफ हेतु स्कीम के बारे में उपबंध किया गया है, धारा 164 ए में स्कीम। 178 मोटर दुर्घटना निधि के बारे में उपबंध किया गया है बी में, यानी कि बकवास वाला फंड 164 बी। इसका बी ऑप्शन ही सही होगा। इसके बाद 179 मोटरयान अधिनियम 1988 की किस धारा के तहत MACT यानी कि दावा अधिकरण का उपबंध किया गया है, धारा 165। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 180 मोटरयान अधिनियम 1988 के तहत स्थापित दावा अधिकरण निम्न में से किसे सदस्य नियुक्त नहीं किया जा सकता? नहीं शब्द आया है। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं होगा। बी ऑप्शन। 181 उचित प्रतिकर का सिद्धांत इस धारा के अंतर्गत आवेदन के प्रकरण में प्रयोज्य है। 166 सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 182
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण युक्ति युक्त क्षतिपूर्ति का अवार्ड कर सकता है इस बात पर ध्यान दिए बगैर कि राशि दावा की गई राशि से अधिक है। ए ऑप्शन ही इसका सही होगा। 183 निम्न में से कौन पितिकर के लिए आवेदन नहीं कर सकता? क्षति होने वाले मित्र द्वारा आवेदन नहीं किया जा सकता। सी ऑप्शन। 184 मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अधीन निर्दिष्ट प्रकार की दुर्घटना से उद्भूत पितिकर के लिए आवेदन निम्न में से किस व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है? दुर्घटना से आहत व्यक्ति, क्षतिग्रस्त संपत्ति के स्वामी, दुर्घटना से मृत व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधि, आहत व्यक्ति के द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी अभिकर्ता द्वारा। इसका सी ऑप्शन सही होगा। 185 मोटर दुर्घटना दावा प्रस्तुत करने हेतु समय सीमा 6 महीने की है। 6 महीने के अंदर आपको क्लेम पेश करना पड़ता है MACT के समक्ष। 186 निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर आप लोग कमेंट के माध्यम से कमेंट कीजिए और बताइए। 187 मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की किस धारा के तहत दावा अधिकरणों के अधिनिर्णय के बारे में उपबंध किया गया है? धारा 168 में। ए ऑप्शन सही होगा। 188 दावा अधिकरण अधिनिर्णय की प्रतियां संबंधित पक्षकारों को शीघ्र ही और किसी भी दशा में अधिनिर्णय की तारीख से कितनी अवधि के भीतर परिदृत करने की व्यवस्था करेगा? 15 दिन के भीतर प्रदान करने की व्यवस्था करेगा। कॉपी 15 दिन में देता है और रकम 30 दिन के भीतर जमा करनी होगी। यहाँ पर कॉपियों की बात हुई है, प्रतियां 15 दिन, प्रति और 15। 189 यदि कोई दावा अधिकरण द्वारा अधिनिर्णय किया जाता है वहाँ वह व्यक्ति जिससे ऐसे अधिनिर्णय के निर्बंधों के अनुसार किसी रकम का संदाय करने की अपेक्षा की जाती है, दावा अधिकरण द्वारा अधिनिर्णय घोषित करने की तारीख से कितने दिन के भीतर समस्त रकम? 30 दिन के भीतर। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 30 दिन। इसके बाद 190 एक्ट के अंतर्गत गठित मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सीमित अधिकारिता का सिविल न्यायालय माना जाएगा और सिविल न्यायालय की सभी पावर होगी क्लेम ट्रिब्यूनल को, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है। 191 एक्ट के अंतर्गत गठित मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण एक सीमित अधिकारिता वाला सिविल न्यायालय माना जाता है, इसका बी ऑप्शन सही है। 192 कतिपय मामलों को पक्षकार बनाए जाने का प्रावधान मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 170 में है, इसलिए डी ऑप्शन सही है। 193 कोई भी दावा अधिकरण धारा 172 1
के अधीन विशेष खर्चों के बारे में आदेश 1000 रुपये से अधिक की रकम का नहीं होगा। इसका बी ऑप्शन सही है। 194 कोई भी व्यक्ति जो दावा अधिग्रहण के अधिनिर्णय से व्यथित है वह अपील करेगा उच्च न्यायालय के समक्ष 90 दिन के भीतर। 195 मोटरयान अधिनियम की धारा 173 के अंतर्गत अधिकरण पंचाट से व्यथित कोई व्यक्ति अपील कर सकेगा। उच्च न्यायालय को 90 दिन के भीतर अपील करता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 196 मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 173 के अनुसार कोई व्यक्ति जो दावा अधिनिर्णय से व्यथित है वह उच्च न्यायालय को अपील अधिनिर्णय दिनांक से निम्नलिखित में से अवधि में कर सकेगा। यहाँ पर 90 दिन नहीं लिखा है, इसलिए डी ऑप्शन लगा दीजिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। 197 कोई भी व्यक्ति जो दावा अधिकरण के अधिनिर्णय से व्यथित है वह 90 दिन के भीतर हाई कोर्ट में अपील करेगा, इसलिए डी ऑप्शन सही है। धारा 173 में बताया गया है। 198 ऐसे किसी व्यक्ति की अपील हाई कोर्ट द्वारा ग्रहण नहीं की जाएगी जिससे ऐसे अधिनिर्णय के निर्बंधों के अनुसार किसी रकम का संदाय करने की अपेक्षा की गई है, यदि वह स्पेसिफाई रीति से जमा नहीं कर देता। 25,000 या 50% जो भी कम है, इसका सी ऑप्शन सही होगा। 199 दावा अधिकरण के अधिनिर्णय के विरुद्ध कोई अपील उस दशा में नहीं होगी जिसमें अपील में विवादग्रस्त रकम 1 लाख से कम है। अगर 1 लाख से कम है आपका बीमा निर्धारित किया गया है तो वहाँ पर कोई अपील नहीं होगी। इसका सी ऑप्शन सही है। 200 जहाँ किसी अधिनिर्णय के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा कोई रकम दे वहाँ दावा अधिकरण उस रकम के हकदार व्यक्ति द्वारा आवेदन किए जाने पर उस रकम का प्रमाण पत्र कलेक्टर को भेजेगा। 201 मोटरयान अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत सिविल न्यायालयों की यह अधिकारिता वर्जित की गई है? धारा 175 में, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। 202 अपराध के दंड के लिए साधारण उपबंध किया गया है। धारा 177 के तहत ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 203 जो कोई इस एक्ट या इसके अधीन बनाए गए नियम, रेगुलेशन या किसी उपबंध का उल्लंघन करेगा तो ऐसे व्यक्ति को प्रथम अपराध के लिए 100 रुपये से प्रथम अपराध के लिए 500 रुपये का जुर्माना लगेगा। सी ऑप्शन इसका सही है। 204 जो कोई धारा 118 के अधीन बनाए गए नियम, रेगुलेशन का उल्लंघन करता है तो वह दंडनीय होगा। 500 रुपये के जुर्माना जो 1000 तक हो सकता है, इसलिए बी ऑप्शन सही है। 205 यदि ठेका गाड़ी का परमिट धारक या ड्राइवर इस एक्ट के अधीन उपबंधों के उल्लंघन में ठेका गाड़ी के चलाने या यात्रियों के ले जाने से इनकार करता है तो वह 2 पहिया या 3 पहिया वाले मोटर यानों की दशा में 50 रुपये उसे जुर्माना लगेगा और अन्य दशा में 500 रुपये है।
206 आदेशों की अवज्ञा, बाधा डालना, जानकारी देने से इनकार करना दंडनीय है धारा 179 में, जिसमें 2000 रुपये जुर्माना बताया गया है। 207 आप प्राधिकृत व्यक्तियों को यान चलाने की परमिशन देना दंडनीय है धारा 180, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को 3 महीने की सज़ा या 5000 रुपये का जुर्माना लगता है। 208 यदि कोई किसी मोटरयान का स्वामी या भार साधक व्यक्ति होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से जो धारा 3, धारा 4 के उपबंधों की पूर्ति नहीं करता, यान चलाएगा या यान चलाने देगा तो वह दंडनीय होगा 3 महीने तक के कारावास का और जुर्माना 5000 रुपये तक का, दोनों। इसलिए सी ऑप्शन इसका सही है। 209 यदि कोई धारा 3 या धारा 4 के उल्लंघन में किसी मोटरयान को चलाएगा तो वह दंडनीय होगा धारा 181 के तहत, जिसे 3 महीने तक का कारावास हो सकता है। इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है। 210 ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी अपराध के बारे में उपबंध किया गया है धारा 182 में, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है। 211 अत्यधिक गति आदि से मोटरयान चलाना 183 का अपराध बनता है और स्पीड लिमिट को बताया गया 112/183 का अपराध बनता है ऐसी कंडीशन में, इसलिए बी ऑप्शन सही है। 212 यदि कोई हल्का मोटरयान धारा 112 में स्पेसिफाई गति सीमा का उल्लंघन करके चलाएगा तो है दंडनीय होगा 1000 रुपये से 2000, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा इसका। 213 खतरनाक तरीके जैसे लाल बत्ती को पार करना आदि से मोटरयान चलाना दंडनीय है धारा 184, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 214 किसी मत व्यक्ति द्वारा मादक द्रव्यों के असर में होते हुए किसी व्यक्ति द्वारा मोटरयान चलाया जाना, यानी कि पौवा पीकर, शराब पीकर, पौवा यानी कि 85, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही होगा धारा 185। 215 कतिपय अपराधों का दुष्प्रेरण करने के लिए दंड का उपबंध है धारा 188 में, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 216 यदि कोई धारा 184, धारा 185, 186 के अधीन अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा तो वह दंडनीय होगा। उस अपराध के लिए उपबंधित दंड, जो उपबंधित किया गया उस अपराध के लिए वही सजा उसको दी जाएगी, इसका डी ऑप्शन सही होगा। 217 असुरक्षित दशा वाले यान का उपयोग किया जाना दंडनीय है धारा 190 में, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 218 रजिस्ट्रेशन के बिना यान का उपयोग किया जाना दंडनीय है धारा 192 में, इसलिए बी ऑप्शन सही है। 219 परमिट के बिना यान का उपयोग दंडनीय है
धारा 192 ए के तहत ए ऑप्शन सही है इसका। 220 अधिक यात्रियों का वाहन दंडनीय है 194 ए में, इसलिए ए ऑप्शन सही होगा। 221 यदि कोई सुरक्षा बेल्ट के पहने बिना मोटरयान चलाएगा तो वह दंडनीय होगा 1000 रुपये। अगर आप बेल्ट नहीं लगाए हो तो 1000 रुपये अपनी जेब में डाल लो, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही होगा। 222 यदि कोई ऐसे बालक जिसने 14 वर्ष की एज प्राप्त नहीं की किसी मोटरयान को चलाता है तो वह दंडनीय होगा 1000 रुपये के जुर्माने से। 223 यदि कोई सिर के सुरक्षा पहनावे हेलमेट को पहने बिना कोई मोटरसाइकिल चलाता है तो वह दंडनीय होगा 194 बटे 129 बटे 194 डी का अपराध बनता है 1000 रुपये और 3 महीने के लिए लाइसेंस डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है। 129 बटे 194 डी का अपराध बनता है अगर आप हेलमेट नहीं लगाए हो। 224 बीमा न किए यान को चलाना दंडनीय है धारा 196 में, इसलिए इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। 225 मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की किस धारा के तहत फीस उद्गृहित करने की शक्ति के बारे में उपबंध किया गया है? धारा 211 में, इसका बी ऑप्शन सही होगा। 226 मोटरयान अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में उपबंध किया गया है धारा 213 के तहत, इसलिए बी ऑप्शन सही है। 227 सड़क सुरक्षा परिषदें और समितियों के बारे में उपबंध किया गया है धारा 215 में, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 228 मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में सड़क सुरक्षा परिषदें समितियां के संबंध में गठन का अधिकार है केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को भी, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही होगा। अगर आपको मोटर व्हीकल एक्ट में कोई भी डाउट या कोई प्रॉब्लम है तो आप बेझिझक होकर कमेंट करिए या फिर हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट के माध्यम से बताइए आपकी क्या राय है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।